एक फैमिली को जानती हूँ, वो मेरे नानी के गांव के हैं। वहाँ एक लेडी को बेबी सिर्फ लड़कियां पैदा हो रही थी, मतलब उसके 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, वो लोग रुक नहीं रहे थे क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। देन 10, 11 कुछ हो गए बट उनको लड़का नहीं हुआ। आईवीएफ सेफ कितना है? अगर कोई वुमेन इस टेक्नोलॉजी से बेबी पैदा कर रही है तो उनके बॉडी के लिए मतलब सेफ कितना है? अगर आईवीएफ से कोई भी कपल बच्चा पैदा कर रहा है तो उन्हें 4-5 बातें जाननी ज़रूरी हैं। जी। आईवीएफ नेचर को असिस्ट कर रहा है। आईवीएफ भी एक तरीके की नेचुरल प्रेगनेंसी ही है। जहाँ तक बात रही सेफ्टी की, अगर केयरफुली सिलेक्टेड केस है और आईवीएफ वहीं किया जा रहा है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, आईवीएफ करने वाले डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं और जो लेबोरेटरीज हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, तो आईवीएफ बिल्कुल सेफ है। आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसीज में कुछ बातों का अंतर होता है, जैसे कि आईवीएफ में मेडिकेशंस थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, नेचुरल में वो नहीं लगेंगी। आईवीएफ टाइम बाउंड प्रोसेस है कि जब डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आपको ये इंजेक्शन लेना है या इस टाइम पे आपको डॉक्टर विजिट देना है, ये टेस्ट कराना है, तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमें बॉडी की नेचर के हिसाब से चलना पड़ता है। आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कि जुड़वा तिड़वा बच्चे होने के चांसेस नेचुरल प्रेगनेंसीज के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा होते हैं। उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो केस टू केस वेरी करेगा। और आईवीएफ में लोगों का ये बोलना कि इसमें मदर को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या बच्चे इसमें ख़राब पैदा होते हैं या सिजेरियंस ही होंगे या बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये सब मिथ है। कुछ हद तक आईवीएफ में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा मिलती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस आईवीएफ की वजह से नहीं है। देखिए डिफरेंस क्या है कि आईवीएफ वो कपल करा रहा है जिसको नेचुरल प्रेग्नेंट होने में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर, कोई शौकी आईवीएफ नहीं कराता। दूसरा, नेचुरली जो कपल प्रेग्नेंट हो रहा है उसमें ज़्यादातर आप देखिएगा कि फीमेल्स बिलो 30 होती हैं ज़्यादातर, और अगर हम आईवीएफ को उठाएं तो ज़्यादातर फीमेल्स आईवीएफ कराते टाइम अबव 30 होती है। तो मदर या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आएगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मैटरनल एज की, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की एज क्या है। जितनी मदर की एज बढ़ती चली जाती है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं, तो इसमें आईवीएफ का क्या रोल है। सेकंड, जिसका सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब वो अगर किसी भी तरीके से नेचुरल भी कंसीव कर गया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल प्रेगनेंसीज में अबॉर्शंस नहीं होते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसीज में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज नहीं होंगी, या नेचुरली मदर को अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो 9 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका बीपी नहीं बढ़ेगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, सब चीज़ें होती हैं। आईवीएफ में थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आईवीएफ एक तरीके की बैसाखी आप समझ सकते हैं, या असिस्टेंस है, तो वो तो बून है, वरदान है कि जिसको कुछ जो चल भी नहीं पा रहा था वो उसके सारे अब चल रहा है। भले उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन उसमें वो असिस्टेंस का तो कोई, लेकिन एक बार के बाद तो बाकी सब प्रोसेस तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे होता है वैसे ही होता है, और बाकी तो उनके ऊपर रहता है कि वो क्या डाइट ले रही हैं, कैसा वो अपने आप को हेल्दी रख रही हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हमने मतलब हम तो हैमर करते हैं, लिख करके देते हैं कि बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में भी बेड रेस्ट नुकसान करता है, लेकिन आईवीएफ में पता नहीं क्यों लोग ज़रूरत से ज़्यादा बेड रेस्ट करते हैं, नहीं भी लगता है, तो बेड रेस्ट की वजह से भी दिक्कतें बढ़ती हैं। यस, और सेम जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी से बेबी होते हैं, आईवीएफ के भी हेल्दी उतने ही होते हैं अभी अपने। ओके, स्पर्म काउंट मेल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मैम, आपके एक्सपीरियंस से? देखिए अभी हमने जितनी भी बातें करी फीमेल बॉडी को लेकर के करी, और बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए भी आपने शुरुआत कहाँ से करी? फीमेल्स से। आई गॉट इट। ओके, सेम प्रोसेस मेल के लिए बात करना है, ये मैं शायद आगे चले गई। नहीं बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा, तो और सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो सुनना फीमेल को पड़ता है। एक स्टोरी है मेरे पास। एक्चुअली मैं एक फैमिली को जानती हूँ, वो मेरे नानी के गांव के हैं। वहाँ एक लेडी को बेबी सिर्फ
लड़कियां पैदा हो रही थी, मतलब उसके 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, वो लोग रुक नहीं रहे थे क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। देन 10, 11 कुछ हो गए बट उनको लड़का नहीं हुआ। देन ऐसा केस आया था सामने कि उनकी जो सास है वो और उनके जो हस्बैंड है उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया कि लाइक उसकी गलती है कि उसकी वजह से बेबी बॉय नहीं हो रहा है करके। तो क्या ऐसा मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इसमें लड़कियों की गलती नहीं होती है, वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकती है कि वो सिर्फ लड़के बच्चा पैदा कर रही हैं या उसकी मर्जी से लड़कियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसमें सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं होती है। प्रेगनेंसी एक कपल गोल होता है, ये हस्बैंड वाइफ की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़की लड़का तो बात की बात है, बच्चा पैदा करना ही एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी, क्या इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है लगभग ज़्यादातर जगह में, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ब्लेम ज़्यादातर फीमेल्स को जाता है कि तुमने लेट शादी करी, टाइम से नहीं किया, फिर या तुमने टाइम से प्लान नहीं किया, तुम सुनते नहीं हो, या जो भी है वो ओनस फीमेल पे ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तो मेल फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा तो ये प्रिंसिपल है कि जब हमारे पास कोई भी अप्रोच करता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो ये मैंडेटरी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को आने का। जब तक वो दोनों नहीं रहते हैं, हम डिस्कशन को क्लोज नहीं करते हैं, किसी ट्रीटमेंट को फाइनल नहीं करते हैं, बिकॉज वो दोनों मेरे लिए एक है। और स्पर्म काउंट भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मेल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एक फीमेल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड। और जहाँ तक बात रही कि बच्चा जो पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये मेल का स्पर्म डिसाइड करता है, ना कि फीमेल। डोमिनेटिंग जो फीमेल होती है वो एक ही तरीके के एग्स बनाती है। जैसे जो मेल होता है उसका, अगर हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करें तो उसके पास होता है XY, और जो फीमेल होती है वो बनती है XX से। जो एग है जो फीमेल बनाती है उसका क्रोमोसोम हमेशा ही X रहेगा। अब X के साथ अगर X स्पर्म जाकर के मिला तो वो लड़की पैदा होगी, अगर X के साथ Y स्पर्म जाकर के मिला तो लड़का पैदा होगा। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की आई या फीमेल की आई कि लड़का होगा कि लड़की? मेल। प्लस अगर जैसे मैंने बोला कि फीमेल्स में एक प्री डिफाइंड ओवेरियन रिजर्व होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाने हैं, वो पहले ही तय हो जाता है। मेल्स का सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है। उनका टेस्टीज जो है कंटिन्यूसली रनिंग मोड में है, हर सेकेंड उनके टेस्टीज तकरीबन 1600 स्पर्म्स बनाती है, तब कहीं जा करके उनके सीमन में एक नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स आएंगे। ओके। एक एग के लिए एक ही स्पर्म चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वो एक स्पर्म एग तक पहुंचे, बच्चा पैदा करे, उसके लिए लाखों हेल्दी स्पर्म का सपोर्ट चाहिए रहता है एक स्पर्म को। तो जैसे जैसे मेल्स की एज बढ़ती चली जाती है, उनका वो सिस्टम भी थकने लग जाता है। तो विद एडवांस एज, हालांकि हम इतने कैलकुलेटेड तरीके से मेल्स में नहीं बता सकते हैं जितना फीमेल्स में, लेकिन विद एडवांस एज स्पेशली आफ्टर 40 मेल्स के स्पर्म की क्वालिटी भी धीरे 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 करके खराब होती चली जाती है। और वो मेल्स जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, रात को टाइम से सोना नहीं है, टबैको कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस फुल लाइफ है, वेट ज़्यादा है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रेशर में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी सब नेगेटिवली अफेक्ट होगा। और बाय नेचर जो लड़का पैदा करने का वाई स्पर्म होता है वो एक्स स्पर्म के मुकाबले पहले से ही कमज़ोर है। और ऐसे में अगर बाहर से कुछ हिट मिलेगा तो वो वाई स्पर्म को ज़्यादा अफेक्ट करता है बशर्ते कि एक्स स्पर्म को। तो इसलिए जैसे जैसे स्पर्म के पैरामीटर्स वीक होते चले जाते हैं, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं, और संभावनाएं कि फीमेल चाइल्ड पैदा होगी कंपेयर टू मेल वो बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेल की हुई, फीमेल की तो नहीं हुई कि लड़का होगा या लड़की होगी। यस। स्पर्म काउंट क्या एज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बहुत पुराने चले जाएं अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, तो उस टाइम पे 7-8 बच्चे होते थे। अपने पेरेंट्स पे आए तो 3-4, और अभी 1-2 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे धीरे धीरे कम होते गया। तो ये क्या उसकी वजह से भी है, स्पर्म काउंट की वजह से भी? बिल्कुल।
मेल्स में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, उसका डीएनए क्वालिटी सब विद एज खराब होती चली जाती है, लेकिन ये फीमेल्स के जैसे एक सेट पैटर्न में नहीं होता है। वो मेल्स जिनका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, जिनको कोई बीमारियां नहीं है, जो एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, उसमें ये शायद प्रोसेस धीमा हो। वो लोग जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है किसी भी तरीके का, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराया कैंसर्स का या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ का, या टेस्टिस में कुछ इन्फेक्शंस हो गए, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा रैपिडली देखी जाती हैं। लेकिन जैसे हमारे बॉडी का बाकी का सिस्टम एज करता है, टेस्टिस में भी स्पर्म बनाने का सिस्टम एज करेगा। आपने देखा है कि पहले के टाइम के जो लोग थे अच्छा खाते थे, अच्छे से रहते थे, तो उनमें एजिंग स्लो होती थी, तो इसलिए वो एडवांस एज में भी बच्चा पैदा कर लेते थे। आज की लाइफ का आप स्ट्रेस देखिए, जो ये एक्सपोजर है, इतना इंटरनेट एक्सपोजर है, जो ब्लू रेज निकलती हैं, ये भी एक नेगेटिव असर डालती ही हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल में चेंज आना, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ना, पहले पेरेंटिंग भी बहुत आसान हुआ करती थी, मिलजुल करके बच्चे पल जाते थे। आजकल बच्चों को पालना भी लोगों को बड़ा एक टास्क लगता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो डिसाइड कर रहे हैं, बट येस, मेल्स का भी विद एज स्पर्म खराब होता है, जैसे कि एक एजिंग होती है, और हर बॉडी की एजिंग अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन इतनी अच्छी होती है कि 40-50 में भी वो 20-30 के दिखते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20-30 में भी ऐसे लगेंगे कि बस 50-60-70 के ये अभी कब्र में गए। ऐसे ही कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो शायद 60-70 में भी पोटेंट भी बहुत होते हैं, फर्टाइल भी बहुत होते हैं, और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो 20-30 में भी उनके पैरामीटर्स खराब हो सकते हैं। ओके, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो लोग अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, हेल्दी खाते, वर्कआउट करते हैं, इसलिए वो बढ़ते एज में भी पेरेंट बनते हैं। जैसे हमने संजय दत्त को देखा था, आई गेस वो उनके काफ़ी 50+ के बाद उनका बेबी हुआ था। वो हो सकता है कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे, अगर उनका बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू हम भी देखते हैं, लेट एज में हुआ है तो वो नेचुरल कंसेप्शन था या क्या था। जैसे फीमेल्स में एग प्रिजर्वेशन की बात होती है, ऐसे मेल्स भी अपने स्पर्म को फ्रीज करा करके रखते हैं कि अगर हमें लेटर ऑन कभी बच्चा पैदा करने का मन करता है, 50, इंडिया में तो चलिए आप 50-60 की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग 70-80 साल में भी जो मेल्स हैं वो बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वो लोग जब वो अपने हेल्दी टाइम पे रहते हैं, जब सब स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और सब चीज़ें ठीक हैं, तो वो लोग भी अपना स्पर्म फ्रीज करा करके रखते हैं कि एडवांस एज में बाई चांस अगर उनके स्पर्म पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और उनको फिर भी लगता है कि नहीं हमें अपना बच्चा चाहिए, तो वो अपने स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं। या वो बच्चे कई बार यंग बॉयज़ रहते हैं, उनको टेस्टिकुलर कैंसर्स हो जाते हैं या किसी और चीज़ का कैंसर हुआ जिसके लिए उनको कीमो या रेडिएशन लेना पड़ता है, तो उनकी फर्टिलिटी भी विद टाइम ख़राब हो सकती है। तो वो भी अपने स्पर्म को ये सब ट्रीटमेंट से पहले फ्रीज करा करके रख लें, ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट अगर टेस्टिस का वो स्पर्म बनाने का सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो जाए तो एटलीस्ट उनको ये नहीं लगे कि अब मेरा बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। वो अपने फ्रोजन स्पर्म्स का यूज़ करके खुद का बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। स्पर्म फ्रीज और एग फ्रीज का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्म